Welcome to Maths Hub, my dear students. So this is the second part of the basics of eigenvalues and eigenvectors. In the first part, we come to know, we study about how to determine the eigenvalues, right? तो यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है eigenvalues की जो हम थोड़ा क्विक रिवाइज करते हैं. क्या होता है अगर कोई मैट्रिक्स A है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर बोथ कैन बी हैपन. तो अगर कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज होगी 1/λ1, मतलब कि रेसिप्रोकल. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो और गिवन मैट्रिक्स दोनों की ही आइगन वैल्यूज सेम रहती है, दैट इज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, राइट. देन अगर मैंने किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया है तो उसके सारे आइगन वैल्यूज भी k से मल्टीप्लाई होंगे, राइट. देन द नेक्स्ट वैल्यू, इफ a रेस टू n मैट्रिक्स को मैंने जितने भी बार मल्टीप्लाई किया है, a रेस टू 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, तो उसके आइगन वैल्यूज भी रेस टू n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अगर ये स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है, अगर मैंने मैट्रिक्स को किसी स्केलर से सब्सट्रैक्ट किया है तो उसकी आइगन वैल्यूज भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी. उसके बाद ये कुछ और प्रॉपर्टीज थी आइगन वैल्यूज की. वो क्या है? ट्रेस ऑफ ए. ट्रेस ऑफ ए का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट which is always equals to sum of the eigen values, and product of eigen values is equals to determinant of A. And the last property I am writing here, अगर जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, वो डायगोनल है, अपर ट्रायंगुलर है या रोअल ट्रायंगुलर है, इस केस में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होगी. You have no need to determine with the help of that characteristics equation. हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी लिख लेते हैं. तो 2x2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2 का पॉलिनोमियल लिखना है विद द साइन प्लस माइनस. फर्स्ट टर्म ऑलवेज फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट, लास्ट टर्म ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट. 3x3 का अगर मैं लिखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 lambda minus determinant of A equals to 0. So these two are the quadratic and cubic equation of determining eigenvalues, जिसको हम characteristics equation भी बोलते हैं या characteristics polynomial भी बोलते हैं. So in this lecture we are going to learn how to determine eigenvectors. ठीक है, देखो eigenvectors निकालने का तरीका एक ही है. तुम्हें इतना ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो कि आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं. ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना है कि आइगन वैल्यूज की क्या क्या वेराइटीज हो सकती है, राइट. अगर आइगन वैल्यूज की वेराइटीज समझ में आई तो आइगन वेक्टर्स कैसे निकालना है, इट विल बी गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. तो अब आइगन वैल्यूज क्या मिल रही है मुझे? आइगन वैल्यूज या तो मुझे मिल रही है 2 या फिर मुझे मिल रही है 3. ठीक, तो यहाँ देखो, अगर मुझे आइगन वैल्यूज मान लो फॉर एग्जांपल 3 मिल रही है, से 1 2 3, तो अब इनका नेचर क्या क्या हो सकता है? ये फर्स्ट हो सकता है कि ये सारी वैल्यू, ऑल वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, ठीक है, इमेजिनरी आइगन वैल्यूज नहीं मिलती है. अगर मिल रही है मतलब क्वेश्चन आपने गलत किया है, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज मिलती है दिस इज ऑलवेज रियल एंड डिस्टिंक्ट, में रिपीटेड में नॉन रिपीटेड बट रियल होती है. सेकंड क्या हो सकता है? लैम्डा 1 डिस्टिंक्ट है और ये दो वैल्यू रिपीट हो रही है. थर्ड क्या हो सकता है? ऑल वैल्यूज आर रिपीटेड. ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है जब भी तुम आइगन वैल्यूज निकाल रहे हो. क्या कि वैल्यू तीनों डिस्टिंक्ट हो सकती है, या फिर वैल्यू कोई एक अलग हो सकती है और दो वैल्यूज इक्वल हो सकती है, या फिर ऑल वैल्यूज आर इक्वल. तो हम यहाँ इनको किस किस टर्म में बोलते हैं? डिस्टिंक्ट है मतलब नॉन रिपीटेड है. अगर इक्वल वैल्यूज मिल रही तो हम बोलते हैं कि दिस इज रिपीटेड, यहाँ पर भी रिपीटेड, राइट. तो यहाँ एक छोटे छोटे से डिफरेंस है. जब तुम डिस्टिंक्ट के लिए निकालते हो तो वहां तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आइगन वेक्टर्स निकालना है. लेकिन जब तुम रिपीटेड के लिए निकालते हो तो तुम्हें 2-3 चेक्स लगाने पड़ते हैं. बीच में चेक करना पड़ता है कि मुझे रिपीटेड वैल्यू के लिए कितने आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, राइट. क्योंकि करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, और जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है.
तो जहाँ रिपीटेड वैल्यू मिल रही है, जैसे यहाँ पर 2 रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ चेक करते हैं कि जो 2 आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है उस 2 आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग मुझे 2 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं या सिर्फ एक मिल रहा है, राइट। यहाँ पे ऑल 3 वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो दिस ऑल 3 के लिए मुझे सिर्फ एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है, या मुझे 2 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, या मुझे 3 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। सो दिस ऑल यू नीड टू डिटरमाइन व्हाइल यू start calculating eigenvectors corresponding to the eigenvalues. Okay, तो हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं पहले विच इज डिस्टिंक्ट, या फिर तुम बोल सकते हो नॉन रिपीटेड। लेकिन अभी के लिए समस्या डिस्टिंक्ट है, नॉन रिपीटेड है, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा मैट्रिक्स है a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स। ये कैपिटल X क्या है, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, x1, x2, x3, और यू कैन टेक अ कॉलम मैट्रिक्स। क्या, दिस इज अ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, कैसे भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। वैसे हम बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है, बट रो भी ले सकते हो, कॉलम भी ले सकते हो। तो हमने सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखा। अब जब तुमने ये मैट्रिक्स लिखा तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया तुम्हारा, a11 minus lambda 12 13, and this comes a21 a22 minus lambda a23, this comes 31 32, and this is a33 minus lambda, and here this comes x1 x2 x3 multiply by 0। ये फॉर्मूला रखा। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, हम लेमडा की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे, डिस्टिंक्ट है मतलब रूट 1 2 3, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 है, तो हम यहाँ पर लेमडा की जगह वो वैल्यूज रखेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, अब जो इक्वेशंस है वहां तुम्हें फिर से एक चीज ध्यान रखनी है। क्या रखनी है कि ये जो इक्वेशंस मुझे मिल रही है वो आइडेंटिकल तो नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ये x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए आइडेंटिकल इक्वेशंस को यूज किया तो तुम्हारी आइगन वेक्टर्स 0 0 0 आएगा। और देखो आइगन वेक्टर कभी भी 0 0 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आइगन वेक्टर इज यूज टू ट्रांसफॉर्म, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। अगर किसी वेक्टर का या किसी पॉइंट का ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 0 है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस हुआ ही नहीं है, इसलिए आइगन वेक्टर्स कभी भी 0 0 0 नहीं होते। दिस इज द थिंग। और 0 0 अगर तुम्हें मिल रहा है मतलब डेफिनेटली यू हैव टेक 2 आइडेंटिकल इक्वेशन। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। कब, जब हम डिस्टिंक्ट या नॉन रिपीटेड रूट ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पर सेकेंड स्टेप हमें क्या लेना है, हम यहाँ से इक्वेशंस लेंगे। मुझे 3 इक्वेशंस मिलेगी, राइट। अब मैं इक्वेशन के लिए कोफिशिएंट्स कुछ भी ले रही हूँ, या यहाँ ले लेते ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 इक्वल्स टू 0। दूसरा ले लेते हैं a1x1 प्लस b1x2 प्लस c1x3 इक्वल्स टू 0, a2x2 प्लस b2x2 प्लस b3x3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया, x1 x2 से मल्टीप्लाई किया है और मुझे यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस मिली है। ठीक है, अब ये जो 3 इक्वेशंस मिली है इसमें से यू हैव टू कंसिडर एनी 2 इक्वेशन इफ only the condition is it must not be identical। okay, कोई भी 2 इक्वेशन कंसिडर करनी, either this 2 or this 2 or this 2, it's all up to you। उससे आइगन वेक्टर्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो हम कोई भी 2 वैल्यूज कंसिडर करेंगे और क्रेमर्स रूल अप्लाई करेंगे। क्रेमर्स रूल क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कंडीशन 2 फर्स्ट 2 इक्वेशंस bx2 plus cx3 equals to 0, and second I am taking a1x1 b1x2 and c1x3 equals to 0। so Cramer's rule लगाने के लिए हम क्या करते हैं, x1 equals to minus x2 equals to x3। अब यहाँ पर x1 है तो हम x1 के कोफिशिएंट्स को हाइड करेंगे और इनका मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे bc1 माइनस b1c। तो यहाँ क्या आएगा bc1 माइनस b1c। फिर x2 को हाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा ac1 c a1 ac1
and here I am getting minus C_A1. x3 को हाइड किया तो यहाँ मिला मुझे AB1 minus BA1. So this way ये जो मुझे डिनोमिनेटर्स में मिल रहे हैं, दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू. यहाँ 3 आइगन वैल्यूज है तो तुम्हें 3 आइगन वेक्टर्स निकालने हैं. अगर 2 होती तो हम कितने निकालते? 2. तो यहाँ मुझे ये मिल जाएंगे आइगन वेक्टर्स एट लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 1. दूसरा मिल जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 2, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 3. जितने आइगन वैल्यूज रहेंगे उतने ही आइगन वेक्टर्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये तो केस था जब तुम्हारे आइगन वैल्यूज क्या है? डिस्टिंक्ट है एंड रियल है. अब हम आते हैं किस केस पे? जब मुझे आइगन वैल्यूज क्या मिल रही है? रिपीटेड. ओके, आई होप दिस मच यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. क्या करना है फिर से एक बार क्विक रिवाइज करते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, you have to write the matrix A minus lambda I x equals to 0. ठीक है, x जो है वो वेक्टर है x1 x2 x3. हमने मैट्रिक्स को ऐसे लिखा, ये फॉर्मूला है A minus lambda I मैट्रिक्स मल्टीप्लाई x मैट्रिक्स दैट इज वेक्टर मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0. हमारा काम क्या है? हमको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना है. हम इस इक्वेशन इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे यहाँ पर 3 इक्वेशंस मिलेंगी. इन 3 इक्वेशंस को हम इसमें से कोई 2 इक्वेशन को कंसिडर करके क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे. क्रैमर्स रूल लगाने के बाद जो डिनोमिनेटर्स मिलेंगे दिस आर दी वेक्टर. अगर इसमें से कोई कॉमन मल्टीपल कॉमन निकलता है, फॉर एग्जांपल 3, 2, 1, s, t, एनी वेरिएबल, तो वो हमारा मल्टीपल है और हम जो लिखेंगे वो बेस वेक्टर होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है कब? जब हमारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है. फॉर नाउ रिपीटेड वैल्यू, रिपीटेड आइगन वैल्यू, चाहे वो 2 वैल्यू रिपीट हो रही हो या ऑल वैल्यूज रिपीट हो रही हो. दिस आर द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. डिस्टिंक्ट एंड रियल के लिए, नॉन रिपीटेड के लिए मुझे कुछ चेक नहीं करना होता है. जो आइगन वैल्यूज है आई जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एंड फाइंड द आइगन वैल्यूज. बट अगर वैल्यूज रिपीटेड है then you need to check these 2 things while you solving, while you calculating eigen vectors. तो वो रिपीटेड क्या चेक करना है तुम्हें? सबसे पहले मैट्रिक्स कि वो सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है. क्यों चेक करना पड़ता है? क्योंकि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. राइट, यही एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक. देखो, जो रियल और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती है उसके लिए मुझे जो वेक्टर्स मिलते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं. ठीक है, तो वहां पर इन एनी वे दे आर ऑर्थोगोनल. आइगन वैल्यूज के, नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज के आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. लेकिन जब हम रिपीटेड के लिए कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, वहां वी नीड टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक. क्यों चेक करना पड़ता है? क्योंकि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके वेक्टर्स कंपल्सरी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होते हैं. राइट, लेकिन नॉन सिमेट्रिक के लिए ये कंपल्सरी नहीं होता है. तो हम सबसे पहले रिपीटेड है तो चेक करेंगे मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक. दूसरा हम चेक करेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर पॉसिबल है. हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर पॉसिबल. अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पॉसिबल है? वो मैं आपको बताती हूँ. ये 2 चेक होने के बाद हम इसकी आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे. फिर से समझो ये दोनों रूल. क्या? अगर तुम्हें रिपीटेड आइगन वैल्यूज मिल रही है, इफ यू आर गेटिंग रिपीटेड आइगन वैल्यूज, then you need to check whether the given matrix is symmetric or non-symmetric. Right? Symmetric non-symmetric का difference you know. Symmetric मतलब क्या होता है? जिसके diagonal elements के को छोड़कर corresponding elements क्या होते हैं? Equal. That is A12 A21 इक्वल है, A13 A31 इक्वल है, A23 A32 इक्वल है. तो मैट्रिक्स क्या हुआ? सिमेट्रिक. तो हमें क्या चेक करना है कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है
या नॉन सिमेट्रिक है। कब चेक करना है? व्हेन द आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड। दूसरा क्या चेक है? अब ये रिपीटेड वैल्यू है, यहाँ आइगन वैल्यू कितनी है? 2 है, जो कि रिपीट हो रही है। यहाँ पर आइगन वैल्यू कितनी? 3 है, और ऑल आर रिपीट हो रही है। तो जो इन 3 रिपीटेड आइगन वैल्यूज के लिए मुझे क्या 3 वेक्टर्स मिलेंगे, या 2 मिलेंगे, या सिर्फ 1 मिलेगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। ठीक, ये हम डिटरमाइन करेंगे तभी हम करेक्ट आइगन वेक्टर्स निकाल पाएंगे। अब हम ये कैसे निकालते हैं? जब हमने लैम्डा की वैल्यू रखी यहाँ पर, जो भी मेरी लैम्डा की वैल्यू थी, व्हेन आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर, तो मुझे क्या देखना है? जो भी वेक्टर है मैट्रिक्स है, उसमें लैम्डा रखने के बाद आई एम रिड्यूसिंग इट बाय इकोलन फॉर्म। अब इकोलन फॉर्म से रिड्यूस करने के बाद तुम्हें रैंक नहीं निकालना है, तुम्हें क्या देखना है? कितने नंबर ऑफ रोज है जो 0 है, जिसके सारे एलिमेंट 0 है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रो है जिसके सारे एलिमेंट 0 है? 2। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रो है जिसके सारे एलिमेंट 0 है? 1। तो जितने जीरोस रो होंगे, जीरोस एलिमेंट वाले रो होंगे, उतने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पॉसिबल है। यहाँ पर 2 रो है विच हैज कंप्लीट 0 वैल्यूज, तो यहाँ मेरे पास कितने पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेक्टर है? 2। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ आई हैव ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेक्टर पॉसिबल। गेट इट? रैंक नहीं निकालना है, क्या करना है? इसको इकोलन फॉर्म से रिड्यूस करना है गिवन मैट्रिक्स को आफ्टर पुटिंग द वैल्यू। ओके, रिड्यूस करने के बाद अगर तुम्हें 2 रो मिलती है विच इज कंप्लीटली हैविंग 0 एलिमेंट, या 1 रो मिलती है विच हैविंग कंप्लीटली 0 एलिमेंट, तो जितने रो मिलते हैं विच कंटेनिंग 0 एलिमेंट, उतना ही इंडिपेंडेंट वेक्टर पॉसिबल है। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि ठीक है भाई, 2 रिपीटेड वेक्टर्स के लिए मेरे पास 2 पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल रहे हैं, या 2 के लिए मुझे सिर्फ एक ही मिल रहा है। उसके बाद हम आइगन वेक्टर्स निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 2 काम करना है। पहला, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक चेक करना है। देन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने पॉसिबल है ये चेक करना है। ये चेक करने के बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमने पहले भी देखा था कि वी नेवर गोइंग टू राइट आइडेंटिकल इक्वेशंस। देखो, रिड्यूस करने के बाद यहाँ तुम्हें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिल रही है, x1 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, राइट। मान लो इसके लिए 2 वेक्टर्स पॉसिबल है, तो 2 वेक्टर्स पॉसिबल है, लेकिन मुझे इक्वेशन तो कितनी मिल रही है? ओनली 1। तो यहाँ पर हम 2 फ्री वेरिएबल कंसिडर करेंगे, एंड दिस वे वी आर गोइंग टू डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स। लेकिन मान लो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही पॉसिबल वेक्टर मिलता, तो विल कंसिडर ओनली 1 फ्री वेरिएबल एंड अदर वी आर गोइंग टू कंसिडर 0। गेट इट? समझ में आ रही है बात? तो अगर मान लो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए इफ वी हैव 2 पॉसिबल आइगन वेक्टर्स, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू। लेकिन अभी के लिए इस इक्वेशन के लिए एक ही इक्वेशन मिली है, मुझे x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। पिछली बार हम क्रेमर से निकालते थे, लेकिन वहां पे 2 इक्वेशंस होती थी, यहाँ पर क्रेमर नहीं लग सकता है बिकॉज वी हैव ओनली 1 इक्वेशन। तो इफ 2 पॉसिबल वेक्टर्स आर हियर, तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा? व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? यहाँ पर x3 को आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट t और x2 को आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट s। ठीक है, हमने 2 फ्री वेरिएबल कंसिडर किए और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ मैंने t रखा, यहाँ पर मैंने s रखा, तो मुझे मिला -2s माइनस t। गेट इट? ओके, तो मेरा इन तीनों वैल्यू से जो वेक्टर बनता है वो क्या बनेगा? -2s माइनस t, सेकेंड मिल रही है मुझे s और थर्ड t। अब देखो यहाँ पे 2 फ्री वेरिएबल है, तो हम इन 2 फ्री वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। एक लिखेंगे s का मल्टीपल और एक लिखेंगे t का मल्टीपल। तो जब मैंने इनको सेपरेट किया तो s का मल्टीपल मुझे क्या मिलता है? s का मल्टीपल लिख लेते -2 1 0, राइट। और मुझे t का मल्टीपल क्या मिलता है? विच इज -1 0 1। दिस वे you get 2 vectors.
राइट। लेकिन अगर इसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल वेक्टर होता तो हम यहाँ पे दो फ्री वेरिएबल नहीं लेते, हम x3 को या x2 को s लेते और x3 को क्या पकड़ते 0, और यहां से हम वैल्यू निकालते तो मुझे ये क्या मिलता x2 इज -2s एंड दिस वे यू गेट द वेक्टर -2 1 0। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। हाँ, अब ये तो हो गई बात जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर। तो हम 1 पॉसिबल वेक्टर 2 पॉसिबल वेक्टर ऐसे निकालेंगे। लेकिन अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो हम वहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 0, डॉट प्रोडक्ट। हाँ, दोनों वेक्टर्स हमारे या तो कॉलम वेक्टर्स होते हैं या रो वेक्टर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर एक किसी का भी ट्रांसपोज ले लेंगे और दूसरा एज इट इज रखेंगे और उसका प्रोडक्ट क्या बताएंगे 0। तो जब भी सिमेट्रिक होगा तो हम एक वेक्टर इसकी हेल्प से निकालेंगे और दूसरा वेक्टर हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इट विल बी मोर क्लियर टू यू हाउ टू सॉल्व when the eigenvalues are repeated. I hope you understand all about eigenvectors. Eigenvectors में we have two category, repeated, non-repeated. Non-repeated के लिए we have to do nothing, only we have to follow the procedure to find eigenvectors. But when we have repeated eigenvalues, we have to check whether the matrix is symmetric or non-symmetric. This is the first thing, and the number of independent vectors. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालने के लिए इकोलन फॉर्म से रिड्यूस करो, रिड्यूस करके जितने नंबर ऑफ रो बिकम 0 उतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर पॉसिबल, एंड देन फॉलो द प्रोसीजर एंड फाइंड द आइगन वेक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक पार्ट ऑफ calculating eigenvectors. In my next video lecture I am going to take the questions, first non-repeated, second repeated, third repeated, जितनी varieties है of symmetric matrix, non-symmetric matrix, this all I am going to take. Thank you so much for watching my video, and if you like my video then please subscribe my channel. Thank you so much.